हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नलिनी, रुको तो सही, कुछ बात करनी है तुमसे, विकास बाबू ने रोकते हुए कहा। मगर नलिनी रुकी नहीं, वहां से अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी आंखें ठिठक गई और उसकी आंखों में मानो सैलाब आ गया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि आज समंदर में बाढ़ आ गई हो। नलिनी रो रही थी। दरअसल ये तस्वीर दिनेश की थी, जो कि नलिनी का पति था। दिनेश करीब 3 साल पहले नलिनी को छोड़कर जा चुका था, या कहे तो इस दुनिया को छोड़कर। उस वक्त नलिनी बहुत खुश थी जब उसका दिनेश के साथ रिश्ता तय हुआ था। दिनेश एक सरकारी दफ्तर में बाबू था और उसके सरकारी नौकरी की वजह से दिनेश के पिता मनोहर शर्मा ने नलिनी के पिता रामेश्वर नाथ, जो कि एक साधारण स्कूल में मास्टर थे, से दहेज के रूप में एक भारी भरकम रकम की मांग की थी। नलिनी का इकलौता भाई विजय एक छोटी सी दुकान चलाता था। नलिनी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए दोनों बाप बेटा कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो आज इस रिश्ते को कैसे मना कर देते। रामेश्वर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अगले महीने की 28 तारीख को विवाह का मंगल समय सुनिश्चित हुआ। रामेश्वर ने दिनेश को शगुन देकर विदा कर दिया और लग गए दहेज की रकम जमा करने की जुगत में। भाई विजय अपनी दुकान पर दिन रात मेहनत करने लगा और ज्यादा कपड़े बेचकर ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहा। मां शकुंतला देवी ने अपने पुराने गहने बेचकर अपनी लाडली के लिए नए गहने बनवा लिए और मास्टर जी अपने बैंक खाते से सारी जमा पूंजी निकाल लाए। कुछ कर्ज का भी सहारा लेना पड़ा। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारी रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। अग्नि के समक्ष दिनेश और नलिनी ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के वचन लिए। अगले सुबह नलिनी की विदाई होनी थी। नलिनी अपना मायका छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। सारा माहौल गमगीन हो चुका था, मानो पेड़ पौधों, पक्षियों एवं पशुओं तक को एहसास हो गया था कि नलिनी उनसे दूर जा रही है। बचपन से ही नलिनी ने अपने चारों तरफ खुशनुमा सा माहौल बना लिया था। फुलवारी में रोज एक नया पौधा लगाना, फूलों को पानी देना, पेड़ की टहनियों पर पंछियों के घोंसलों के लिए घास के तिनके रख देना, गाय भैंसों को नहलाकर उनके चारे का इंतजाम करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। आज हर कोई उदास था। मास्टर जी अपने पुराने कुर्सी पर बैठे बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें भीगी थी। वो सोच रहे थे कि अब उन्हें गुदगुदा कर कौन जगाएगा, उनके बिस्तर पर चाय लेकर कौन आएगा और उनकी चादर समेटते हुए कौन कहेगा, मास्टर जी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, मैं इसे दोबारा गर्म करने वाली नहीं हूँ। उधर कोने में बैठी माँ बिलख रही थी। कह रही थी, अब कौन खाना बनाने में मेरी मदद करेगा। कौन कहेगा, रहने दो ना माँ, खाना मैं बना देती हूँ, बस तुम परोस देना। भाई के चेहरे का भाव तो लगभग शून्य हो चुका था। वो सोच रहा था कि अब वो छोटी छोटी बातों पर किससे लड़ेगा। और नलिनी तो एक मूर्त की तरह अपने कमरे में बैठी थी। हजारों चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मास्टर जी, सूरज सर पर आने को है, जल्दी विदाई हो जाए तो ठीक है, दूल्हे के पिता मनोहर शर्मा ने आवाज दी। रामेश्वर जी कुर्सी से संभलते हुए और शकुंतला को आवाज दी, शकुंतला विदाई का वक्त हो गया है, बिटिया को तैयार कर दो। शकुंतला ने जवाब दिया, जी। नलिनी तैयार हुई और धीरे धीरे कदमों से चौखट पार करने लगी। किसी सोच में डूबी वो धीरे धीरे फूलों से सजी कार की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घर, ए वादियाँ उसे जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हों, फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे में सिर्फ सिसकियाँ ही सुनाई दे रही थी। सिसकते हुए शकुंतला ने कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। नलिनी ने सहमति में सिर हिलाया और कार निकल पड़ी। ससुराल में आए नलिनी को कुछ 4 महीने हो गए। यहाँ भी नलिनी ने बिल्कुल मायके जैसा माहौल बना लिया था। हर कोई उससे खुश रहता था। दिनेश उसका अच्छे से ख्याल रखता था और मनोहर जी भी नलिनी को अपनी बेटी समझते थे। 1 महीने और बीते होंगे। नलिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिवार के सब लोग घबरा गए। दिनेश उसे लेकर अस्पताल गया। सब लोग नलिनी के स्वस्थ होने की दुआ करने लगे। दिनेश बाहर प्रतीक्षालय में बेचैन बैठा था। अचानक डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला। दिनेश घबराकर उठ गया और बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, नलिनी ठीक तो है?
डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए नहीं, खुशखबरी है, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, आप बाप बनने वाले हैं। दिनेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मानो दुनिया भर की खुशियां बिना मांगे ही मिल गई हो। वो नलिनी की तरफ दौड़ा और उसे बाहों में भर लिया। दिनेश ने फोन पर यह बात अपने पिता मनोहर को बताई। वो भी खुशी से झूम उठे। आखिर दादा जो बनने वाले थे, सब खुश थे। घर में मंगल गीत हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई, माँ की खबर पहुँचाई गई। मास्टर जी तो गदगद हो गए। अब दिनेश नलिनी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था, काम में भी हाथ बटा दिया करता था। मनोहर जी भी नलिनी के देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे 2 महीने और बीत गए। शाम के वक्त नलिनी मनोहर जी को चाय देने के बाद रसोई घर में सब्जियां काट रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। नलिनी फोन की तरफ भागी। फोन का रिसीवर कान के पास लाते हुए बोली, हेलो कौन? फोन पर आवाज आई, मैडम आप दिनेश जी को जानती हैं? हाँ, वो मेरे पति हैं। क्या बात है? नलिनी घबरा गई। मैडम उनका एक्सीडेंट हो गया है, नगर अस्पताल में एडमिट हैं। इतना सुनते ही नलिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर मनोहर जी दौड़े और ठंडे पानी का छींटा मारकर नलिनी को होश में लाया। क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो? घबरा कर नलिनी से पूछा। नलिनी बेसुध पड़ी रही, बस इतना ही कह पाई, वो अस्पताल में हैं। मनोहर जी भी बिल्कुल सुन्न पड़ गए। फिर खुद को संभालते हुए उठे और अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा दिनेश आंखें बंद किए हुए बिल्कुल शांत लेटा है। उसके अंगों में कोई हरकत नहीं है, सब स्थिर पड़े थे। उसके आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। वो समझ चुके थे कि दिनेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी और दिनेश को एम्बुलेंस में लेकर घर की ओर चल पड़े और सोच में पड़ गए कि अब बहू का क्या होगा। अगले सुबह दिनेश का दाह संस्कार हुआ। मनोहर ने बिलखते हुए बेटे को मुखाग्नि दी। घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मनोहर जी घर के बाहर बगीचे में अकेले बैठे थे। इधर नलिनी की हालत तो देखते नहीं बनती थी, वो कहीं भी बेसुसी पड़ी होती थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, मगर इस घर में पहले जैसा माहौल नहीं बन पाया। दिनेश के गम के साथ साथ मनोहर जी को दिनेश की मां की याद भी सताने लगी थी। वो एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए स्वर्गवासी हो गई थी। तब दिनेश मात्र 8 साल का था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मगर इस घर में अब भी कहीं हंसी की सुगबुगाहट नहीं थी। सब हंसना ही भूल गए थे, मानो सारी खुशियां दिनेश के साथ विदा हो गई थी। कुछ महीने और बीते। नलिनी के प्रसव का समय नजदीक था। मनोहर जी ने डॉक्टर की सलाह लेकर नलिनी को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया। वक्त पूरा हुआ। नलिनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। एक लंबे अरसे बाद आज नलिनी के चेहरे पर मुस्कान थी। आज मनोहर जी भी मुस्कुरा रहे थे। मनोहर जी ने अपने पोते का नाम हर्ष रखा। मनोहर जी ने अस्पताल के सारे स्टाफ को लड्डू खिलाया। फिर बहू और पोते को घर ले गए। सब खुश थे। आज बहुत दिनों बाद घर के आंगन में खुशियों की बौछार पड़ी थी। धीरे धीरे हर्ष बड़ा होने लगा। फिर से सब खुश रहने लगे। ऐसा लगता था किसी अलौकिक शक्ति ने इस घर की खुशियों को हर्ष के जरिए वापस कर दिया हो। दिनेश के गुजर जाने के बाद मनोहर जी को अक्सर नलिनी की चिंता होने लगी। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि नलिनी दूसरी शादी कर ले, पर नलिनी हर बार ये कहकर मना कर देती कि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। नलिनी की ये बात तो सही ही थी कि उसके गैरहाजिरी में मनोहर जी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। परिवार में और कोई था ही नहीं जो मनोहर जी का ख्याल रख सके। नलिनी की इन्हीं सब बातों की वजह से मनोहर जी उस पर कोई दबाव भी नहीं बनाना चाहते थे। अब लगभग सब कुछ ठीक हो चुका था। हर्ष की चंचलता ने दिनेश के गम को धुंधला सा कर दिया था। सब पहले जैसा लगने लगा था। फिर भी नलिनी की जिंदगी में कुछ कमी तो थी ही। गांव की पुरानी सड़क जर्जर हो चुकी थी। आवागमन बाधित हो रहा था। सरकार ने सड़क मरम्मत करने का आदेश दिया। सड़क का जायजा लेने अभियंता विकास बाबू गांव पहुंचे। आसपास कोई सराय न होने के कारण विकास बाबू ने सेक्रेटरी को गांव में ही रहने का प्रबंध करने को कहा। सेक्रेटरी ने पता लगाया कि मनोहर जी के घर में बाहर वाला कमरा खाली है। विकास बाबू मनोहर जी से बात करने उनके घर गए। मनोहर जी ने तो पहले मना कर दिया, फिर विकास बाबू की व्यवस्था देखकर उन्होंने रहने की सहमति दे दी। विकास बाबू को यहाँ रहते हुए महीने भर हो गए थे। अपने अच्छे स्वभाव के कारण विकास बाबू बहुत जल्दी ही परिवार से घुल मिल गए थे। वे सुबह नाश्ता करके निकल जाते और शाम को वापस आते।
उन्होंने अपने खाने पीने का प्रबंध गांव के पास में ही एक ढाबे पर किया था। शाम को विकास बाबू के आते ही हर्ष उनके कमरे में पहुंच जाता था। हर्ष अब 1.5 साल का हो चुका था। हर्ष की चंचलता ने विकास बाबू को भी मोहित कर लिया था। धीरे धीरे विकास बाबू परिवार से जुड़ते चले गए। नलिनी अब मनोहर जी के साथ साथ विकास बाबू के लिए भी चाय बनाने लगी थी। विकास बाबू और मनोहर जी साथ बैठकर खूब बातें किया करते थे। साथ में बाजार जाते थे और सुख दुख की बातें करते। नलिनी की शालीनता ने विकास बाबू को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वे नलिनी से जुड़ते जा रहे थे। अब विकास बाबू नलिनी को पसंद करने लगे थे, और क्यों ना पसंद करते। नलिनी थी ही ऐसी, मन मोह लेने वाला सुंदर चेहरा, मधुर बोली और उसकी हर एक हरकत में मोहक अदा। नलिनी की सुगमता और उसके मन की पवित्रता किसी को भी अनायास ही आकर्षित कर लेती। विकास बाबू की शादी नहीं हुई थी अभी तक। अभी 1 साल पहले तो पढ़ाई पूरी करके वे लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुए थे। विकास बाबू और नलिनी के लिए सपने भी देखने लगे थे। धीरे धीरे उनका नलिनी के प्रति प्यार बढ़ता गया। ऐसा नहीं था कि ये केवल विकास बाबू के साथ ही होता था। नलिनी भी विकास बाबू को पसंद करने लगी थी, मगर वो उलझन में थी। उसे डर था अपने भविष्य को लेकर। उसे फिक्र थी हर्ष की, मनोहर जी की। आखिर एक दिन विकास बाबू ने हिम्मत बनाकर निश्चय किया कि वे अपने मन में घर कर चुकी बात को नलिनी से बता ही देंगे। उन्होंने ठान लिया कि नलिनी से अपने दिल की बात जरूर बताएंगे। नलिनी बालकनी में खड़ी किसी सोच में डूबी आसमान की ओर देख रही थी। अचानक विकास बाबू पहुंच गए। विकास बाबू आप? नलिनी अपने चेहरे पर सहजता लाते हुए बोली। अकेले क्या कर रही हो यहाँ? हर्ष कहाँ है? विकास बाबू ने प्रश्न किया। जी वो बाबूजी के साथ बगीचे में गया है, नलिनी ने जवाब दिया। चाय पियेंगे आप? मैं बना देती हूँ। हाँ क्यों नहीं, विकास बाबू ने सहमति जाहिर की। नलिनी ने चाय के लिए रसोई घर की ओर कदम बढ़ाया। नलिनी रुको तो सही, कुछ बात करनी है तुमसे, विकास बाबू ने नलिनी को रोकते हुए कहा। वो रुकी नहीं, वो वहां से चली गई। जैसे कि उसे एहसास हो गया था कि विकास बाबू क्या बात करने वाले हैं। वो अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखें भीग चुकी थी। दिनेश की तस्वीर पर नजर टिकाए बैठी रही और यूं ही बैठे बैठे जाने कब सो गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद विकास बाबू ने नलिनी से फिर से बात करने का प्रयत्न किया, तो नलिनी ने एक कहकर टाल दिया कि मैं अपने परिवार को फिर से नहीं छोड़ सकूंगी। विकास बाबू परिस्थितियों को समझ चुके थे। वहां से मुस्कुराते हुए निकल पड़े। विकास बाबू अब नलिनी की दुविधाओं से अवगत हो चुके थे। वे उसके अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों से वाकिफ हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि नलिनी अपने परिवार के लिए अपनी हर खुशी को छोड़ सकती थी। वो कभी भी अपने प्रति स्वार्थी नहीं हो सकती थी। उसका परिवार ही उसका सब कुछ था। विकास बाबू ने मनोहर जी से बात कर यहीं पर घर बसाने का फैसला किया। मनोहर जी से बात की। उन्होंने बहू की फिक्र करते हुए विकास बाबू के बातों पर सहमति दे दी और अब विकास बाबू के प्रस्ताव को नलिनी की भी मंजूरी मिल गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।